सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। माली साल का अब पहला हाफ खत्म होने जा रहा है। 6 महीने अब गुजरने को हो रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जुलाई से नवंबर तक के जो एक्सपोर्ट्स के फिगर्स हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फिगर्स हैं, वो कोई हौसला अफजा नहीं है। ख़ासतौर पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फिगर्स 4 महीने के ऑफिशियली अब तक सामने आए हैं, वो सिर्फ $750 मिलियन के हैं। जो अगर हम पिछले साल के मुकाबले में भी इसका मुकाबला करें तो उसमें भी आप समझिए कि 26% की इसमें कमी आई है। अगर ये माहाना बुनियादों पर अलग अलग हम आपसे शेयर करें तो जुलाई में $208 मिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई, अगस्त में फिर $156 मिलियन, सितंबर में 186 और फिर अक्टूबर के महीने में $178 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। यानी सिर्फ एक माह में $200 मिलियन से ज़ायद की हमें इन्वेस्टमेंट मिली। अब किन ममालिक ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया? चाइना ने $226 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, फिर UAE और हांगकॉन्ग है। और इसी तरह से अगर हम एक्सपोर्ट्स के फिगर्स भी देखें तो वहाँ भी इन 5 महीनों में यानी जुलाई से लेकर नवंबर तक जो एक्सपोर्ट्स हम कर सके हैं वो अभी $13 अरब तक भी पाकिस्तान का ये ऑफिशियल फिगर नहीं पहुंचा, जबकि जो इंपोर्ट का फिगर है वो इस वक्त बढ़ते हुए $28 अरब को भी इन 5 माह में क्रॉस कर चुका है। तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, रेमिटेंसेज हमें ज़रूर मौसूल हो रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस तरह से क्यों नहीं आ रही। इस साल हमने कुछ कामयाब कॉन्फ्रेंसेज भी देखी। चाइना में सितंबर के महीने में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई, 250 कंपनीज का डेलीगेशन वहाँ गया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि $6 से $8 अरब की पाकिस्तान में इस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। तो उसके क्या फिगर्स अब तक ऑन ग्राउंड हमें नजर आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वजीर हैं सरमायाकारी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब इन 6 माह में चलें, जो 4 महीने के ऑफिशियल फिगर्स आए अभी तक $750 मिलियन के, ये इतना कम क्यों है फ्लो इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का? क्या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका पाकिस्तान में एतमाद नहीं है, लोकल इन्वेस्टर का एतमाद नहीं है? ये फिगर बढ़ क्यों नहीं पा रहा है माजी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो फिगर्स दिए हैं वो तो आपने सामने दिए हैं, फिगर्स हैं, लेकिन इसमें ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान में हालात क्या रहे। इन 4 महीनों में तो पाकिस्तान में जंग के हालात रहे और सूरत हाल ये है कि हम पाकिस्तान की हुकूमत भी ज़्यादातर वो जंग के मामलात में रही ना। ये हमने नई जो इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन की है ना, एक तो आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में नया फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है, फिर जो हमने नई स्कीम्स निकाली है ना, वो उसमें मकसद सिर्फ टाइम लगेगा। अभी हमने पूरी ये आसान कारोबार स्कीम जो है, आसान कारोबार एक्ट बनाया है, जो कि कौमी असम्बली से और सेनेट से पास किया है, ताकि रेगुलेशन जो है ना वो हमारे यहाँ मुश्किल थी। यानी लोगों को कई किस्म की रुकावटें थी, उनको इजाज़तें लेनी पड़ती थी, उनको लाइसेंस लेने पड़ते थे, उनको परमिट लेने पड़ते थे। वो हम ख़त्म कर रहे हैं, वो हम रेगुलेशंस को बेहतर कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी और SIFC भी मिल के कर रहे हैं। तो ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान में, हालांकि ये बहुत अर्सा पहले हो जाना चाहिए था। अभी भी हम डुप्लीकेशन है, वही काम रेगुलेशन फेडरेशन करता है, वही सूबा करता है, वही म्यूनसिपल लेवल पे होता है। तो ये पाबंदियाँ हैं। बाहर वाले इन्वेस्टर को तो आसानियाँ चाहिए। आज दुनिया का हर मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ दे रहा है, तो हमने ये आसानियाँ देनी शुरू की हैं। फिर हमारे यहाँ SEZ की जो स्कीम है वो शुरू हो रही है, और SEZ जो है वो उसमें स्पेशल इकनॉमिक जोन, जिसमें कोई अगर मशीनरी मंगाएगा तो वो उसकी ड्यूटी नहीं है, और 2035 तक उसका टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स ज़ीरो है। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा है, टैक्स के रेट बहुत ज़्यादा है। लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लोगों ने जाके पाकिस्तानी कंपनियों ने भी दुबई में कर दी। काफ़ी 18-20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहाँ हो गई है पाकिस्तानियों की। और हमारे यहाँ यही कि ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड, फैसिलिटेशन का कम होना, हमारे यहाँ सुर्ख फीता, ये वो बार वाले शिकायत कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि IMF ने जो खबर दी है कि वो हमारे यहाँ करप्शन जो का कोई मिकदार बताई है, ये करप्शन अभी की नहीं है, ये पिछले 35-40 सालों से लगातार
यही करप्शन की फिगर्स हो रही है। ये फिगर्स भी पिछली हुकूमत की हैं, लेकिन जब भी कोई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ख़बर दी है पाकिस्तान का नंबर बहुत कम है ट्रांसपेरेंसी में, तो हमें ये चीज़ें दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बेहतर करनी है, हम कर रहे हैं। ये इस वक्त हम अग्रेसिवली शुरू है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम मुल्कों के दौरे किए हैं। आपने ख़ुद जिक्र किया चाइना का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारी मिनिस्ट्री जो है वो तकरीबन 300 प्राइवेट हमने B2B कंपनियों को अरेंज किया ताकि वो अपने ख़र्चे पे और अपनी एकोमोडेशन पे वहाँ गए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था ना। वो उन्होंने चाइनीज़ कंपनी से इंटरेक्शन किया और BOU साइन किए, MOU साइन करिए, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, और हमने जॉइंट वेंचर साइन किए। वो उसका रिज़ल्ट आना अभी बाकी है। मैं मानता हूं कि इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही। रेमिटेंस तो आपने खुद जिक्र भी किया, और रेमिटेंस हमारे यहाँ तारीख़ी बढ़ी है। तकरीबन पिछले साल $38 अरब रेमिटेंस आई है जो पाकिस्तानियों ने बाहर से रेमिटेंस भेजी है। इन्वेस्टमेंट भी आप देखेंगे कि जल्द से जो रिज़ल्ट आएंगे, जो हमने स्कीमें शुरू की हैं और जो हम दे रहे हैं। स्टील मिल की ज़मीन जो है 6000 एकड़ ज़मीन है जो सिंध गवर्नमेंट ने दी है हमें। वो हम ज़मीन जो है वो इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। अगर कोई जाके वहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करे, बिजली, गैस, रोडे, और वहाँ पे डेवलपमेंट करे, अपने क्लस्टर बनाए, तो चाइनीज़ बहुत इंटरेस्ट ले रही है। अमेरिका का वो बहुत बड़ी इंटरेस्ट है। मैं मान रहा हूँ कि इस वक्त तक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी, लेकिन अगले 2 सालों में हम आपको बहुत लुक्रेटिव रिज़ल्ट देंगे। मैं होपफुल हूँ। ये चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ कमी थी, हमारे यहाँ सुर्ख फीता था, हमारे यहाँ रुकावटें थी, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक, अभी हमने ट्रेन ही नहीं किया अपने ब्यूरोक्रेट को, फैसिलिटेशन की। हम तो रुकावटों की तरह लगे रहे, हम तो उनको रोकने के कि कहीं कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए। हालांकि पूरी दुनिया में फैसिलिटेशन होती है और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ही हो रही है। इन्वेस्टमेंट आएगी और फिर टेक्नोलॉजी आएगी, पैसा सरमाया भी और टेक्नोलॉजी भी, तो फिर ही कोई ना कोई एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो सकती है। और ये ज़रूरी है। हम हर सूरत में हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जोर दिया, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट अगले महीनों में आपको मिलेंगे। तो कैसा भी जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं, जैसे अभी चाइना में आपने जिक्र किया कि 300 चाइनीज़ कंपनीज़ को लाइनअप किया गया और B2B वहाँ पर मीटिंग्स हुई, MOUs भी साइन हुए, जॉइंट वेंचर्स भी हुए। जी, मेरी आवाज़ आ रही है कैसे साहब? तो ये बताइएगा जो चाइना में जॉइंट वेंचर्स हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने कोट भी किया था, $5-6 अरब वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये 4 माह में भी अभी सिर्फ $226 मिलियन ये अमाउंट आ सका है। ये असल में कुछ ज़्यादातर MOU वहाँ साइन हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जॉइंट वेंचर भी साइन हुए। तो वो देखिए ना, उसको फॉलो अप हो रहा है। और हर चीज़ को कारोबार में टाइम लगता है। हमारे यहाँ पावर के रेट ज़्यादा थे, हमारे यहाँ कुछ जो मैंने पहले सारी बात की कि जो पाबंदियाँ थी, तो ये ग्रेजुअली कन्विंस कर रहे हैं हम अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को। और आप कहते कब आएंगी, तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली ये बेहतर होगा। बिल्कुल ये मैं नहीं कह रहा कि फौरी तौर पे 6 महीने में ये आ जाएगी, यानी हम तो पूरा फैसिलिटेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान का बॉटम लाइन आप स्टॉक एक्सचेंज का देख रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द एशिया, रादर आई शुड से दी बेस्ट कंपनी इन लास्ट 2 ईयर्स इन एशिया। तो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। तो लोगों को रिज़ल्ट मिल रहा है उसका। और फिर रेटिंग कंपनियों ने, तीनों बड़ी रेटिंग कंपनियों ने पाकिस्तान की रेटिंग को बढ़ाया है। उन्होंने स्टेबल की है पाकिस्तान की पोजीशन को। पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल में था ना 2 साल पहले, तो वो IMF के प्रोग्राम में बड़ी मुश्किल से हमें उन्होंने एक्सेप्ट किया। और फिर हमने पूरी उनकी कंडीशनैलिटी पूरी की। और फिर ये पहले कोविड का दौर था, उस वक़्त आप देख रहे थे कि हमारे यहाँ सिर्फ जो रेमिटेंस जो प्रॉफिट थे बाहर की कंपनियों ने कमाए,
वो प्रॉफिट रिमिट नहीं हो रहे थे, बाहर रिपेट्रिएशन नहीं हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें बेहतरी होना शुरू हो गई है और टाइम तो लगता है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 2-4 महीने में हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी जो मिनरल्स हैं पाकिस्तान के पास, जो रियल मेटल्स हैं, बड़ी ललचाई हुई निगाहों से काफ़ी ममालिक देख रहे हैं। जो मेरी डिस्कशन उनसे होती है वो पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और सिक्योरिटी की सूरत हाल को भी हम बेहतर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। लोकल इन्वेस्टर जो है वो सबसे पहले तो इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी में। हमारे यहाँ अपने यहाँ हालात रहे, हमें क्यों नहीं समझ आ रही कि हम अपने दफ्तरों को ठीक करेंगे ना। ये तो पहले दिन से ही है। FBR आज भी आप देख रहे हैं, मैं खुद हुकूमत में हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे लोग जो है, क्योंकि मैं कराची चैम्बर का भी प्रेसिडेंट रहा और मेरा बेटा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा और मेरा तल्लक है उनसे, रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ, रोज़ उनकी बातें सुनता हूँ ना, वो ये कहते हैं कि हमें काम करने दिया जाए। एक छोटा कारोबारी जो है ना, SME जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, वो इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस को, यानी इतनी ज़्यादा जो हमने FBR वाले, ग्रेजुअली उसका आदी हो सकता है। टैक्स का रेट भी ज़्यादा है, तो इस वजह से पहले लोकल इन्वेस्टर जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तो उसने काफ़ी जाके दुबई में इन्वेस्टमेंट कर दी। मैं उनसे कहता हूँ आप पछताएंगे। मैं जो कि पाकिस्तान में जो लुक्रेटिव रिजल्ट हैं, जो बॉटम लाइन है, वो वहाँ आपको नहीं मिलेगी। वहाँ टैक्स के रेट कम है, हमारे कॉर्पोरेट रेट ज़्यादा थे, तो ये एक वजह थी। लेकिन अब मैं जो जिक्र कर रहा हूँ कि नई जो SEZ हमने शुरू की हैं, उसमें का रेट, इनकम टैक्स रेट 0 है और 2035 तक है। तो ये सारी चीज़ें ख़ुद वो इन्वेस्टर जिन्होंने दुबई में इन्वेस्टमेंट की है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, मेरे तल्लक वाले दोस्त अहबाब सारे इंडस्ट्री में हैं, तो वो अब रिग्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी क्योंकि उन्होंने टैक्स एविजन की है, उन्होंने टैक्स बचाने के लिए ना वहाँ बाहर सरमायाकारी की है। तो अभी वो पाकिस्तान में वो देख रहे हैं कि बेहतर सूरत हाल बन रही है और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। तो कैसे साहब, जो मुश्किलात इस वक्त लोकल इन्वेस्टर्स को हैं, वही जो कॉमन इंडिविजुअल्स हैं उनको भी हम देख रहे हैं कि हर महीने तकरीबन 50-55 हज़ार और सालाना बुनियाद पर लें तो 6.5-7 लाख लोग जो बाहर जा रहे हैं और फिर वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं। तो रेमिटेंसेस हमारी बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ पा रही हैं, इंपोर्ट्स हमारी मुस्तकिल बढ़ रही हैं। हम ट्रेड डेफिसिट को रेमिटेंसेस से उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिलसिला ये कब तक चलता रहेगा? ये हालात कब तक बेहतर नहीं होंगे? लोग इसी तरह बाहर जाते रहेंगे और हम रेमिटेंसेस बढ़ने को सेलिब्रेट करते रहेंगे? देखिए, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, सारी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है। अगर हम एजुकेशन देते हैं और टेक्निकल ट्रेनिंग उनको देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, तो हमारे ही बच्चे बाहर जाते हैं और वहाँ पे क्योंकि बिज़नेस बेहतर है तो वहाँ उनकी फैसिलिटी से फौरी तौर पे फ़ायदा हो रहा है और वो जो नो हाउ लेते हैं ना वापस आते हैं और वो टेक्नोलॉजी और वो नो हाउ यहाँ बहुत मुस्तफ़ीद होता है, काम होता है, बेनिफिट होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमें अपनी लोकल एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ने ही सारी दुनिया में तरक्की की है। ये जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं ना, चाहे वो वियतनाम ले लें, थाईलैंड ले लें, बांग्लादेश ले लें, इन सब ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं और उनकी तरक्की हुई है। हम भी अभी पहले हम ये किया करते थे कि वो बाहर से इंपोर्ट होती थी ना, उसके मैं खुद क्योंकि ट्रेड में हूँ और आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि हम ये करते थे कि वो जो इंपोर्ट थी उसकी फैसिलिटेशन ज़्यादा करते थे। हमने क्या किया, मुल्कों को जब हम FTA देते हैं ना, तो उसके वक़्त भी हमें तवज्जो पूरी करनी चाहिए। हमें हमारे क्या हुआ, दफ्तर हमारे एसोसिएशन और चैम्बरों से मशवरा भी नहीं करते रहे। अब ये देखना चाहिए ना, आज देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप जिस मुल्क के साथ उसकी ट्रेड जो है वो बैलेंस है, जो बेहतर है, उसके जो टैरिफ को कम कर रहा है। और हमारे यहाँ क्या रहा कि वन साइडेड ट्रेड रही ना। अभी चाइना की मिसाल ले लें, चाइना को जी 17-18 अरब डॉलर तो ऑफिशियल इंपोर्ट चाइना से हम कर रहे हैं, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारी एक्सपोर्ट 3 अरब डॉलर है और ये अनऑफिशियल एक्सपोर्ट है काफ़ी चाइना की, जो कि अंडर इन्वाइस्ड है।
तो ये चीज़ें हमने उनको FTA का फ़ायदा सारा चाइना ने ले लिया। अब उनको क्या ज़रूरत थी कि वो जब उनकी इंडस्ट्री को यहाँ फ्री मिल रहा था उसको एक्सेस, तो उनको क्या ज़रूरत थी कि वो जाके यहाँ इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगाते, यहाँ इन्वेस्टमेंट करते। तो हमने अपनी पॉलिसियों पे भी तो गौर करना चाहिए ना। हमारे यहाँ जो रही पिछली तमाम गवर्नमेंटों की मैं बात कर रहा हूँ, कि मैं एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा। तो अब जब तक सारी दुनिया अपना मफाद देखती है, हमने वो कम देखा है। हमारे दफ्तरों में उतनी होमवर्क नहीं होता, उतनी एक्सरसाइज नहीं होती, उतने कम्पिटेंट लोग नहीं हैं, हमने उनको शायद इतना ट्रेन नहीं किया, तो हमने अपने फेवर वाली बातें नहीं की। तो जिन मुल्कों से हमारी ट्रेड में आज प्रेसिडेंट ट्रम्प US की ट्रेड है, जिस मुल्क के साथ, इंडिया के साथ उसकी ट्रेड जो है अनफेवरेबल थी, तो उसने इंडिया का बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया और वो दोस्ती सारी ख़त्म हो गई। जो कहते थे मोदी साहब एक दिन कहते थे कि अब की बार ट्रम्प की बार तो कैसे सारी जो लोकल इन्वेस्टर है हमारा, उसकी बड़ी एक डिमांड है कि ये इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में लेकर आए। इन्फ्लेशन बहुत पहले हम सिंगल डिजिट में ला चुके हैं, वो 40% पे चली गई, फिर हम उसको 3-4% के अराउंड ले आए। ये जो ड्यू रिलीफ है इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी का, इन्वेस्टर्स का, वो मिल नहीं पा रहा उनको। और अभी भी कल जब हमने देखा ये जो कमी हुई है, ये सिर्फ आधे फीसद की कमी हुई है। तो ये जब एक इस वक्त गुंजाइश मौजूद है स्टेट बैंक के पास, हुकूमत के पास, फाइनेंशियल टीम के पास, तो वो इस वक्त दी क्यों नहीं जा रही है बिजनेस कम्युनिटी को, लोकल इन्वेस्टर को? बड़ा अच्छा सवाल है। और देखिए 22% से अभी कल जो आधा % कम हुआ तो 10.5% हो गई, लेकिन ये फर्दर कम होना चाहिए। हमारी डिमांड इंडस्ट्री की भी यही है और हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि सिंगल डिजिट में आए ताकि ग्रोथ बढ़े। अब आपने पूछा क्यों नहीं की जा रही। देखिए पिछले दिनों पाकिस्तान में सैलाब आए, अब उससे हमने हर एक का ख्याल, आम आदमी का ख्याल ज़्यादा करना है कि वो उससे महंगाई बढ़ गई। और सारी दुनिया में जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसमें ये समझा जाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो वही महंगाई को रोकेगा। तो हम इन्फ्लेशन के खौफ से कि इन्फ्लेशन बढ़ नहीं जाए, हालांकि हमारे यहाँ इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, 5 से 7% की तवक्को कर रहे हैं हम ये जो साल चल रहा है इसमें। लेकिन उसके बावजूद हम स्टेट बैंक ने काशियस पॉलिसी की है, मुतात पॉलिसी की है। एक हम लोग बिजनेसमैन तो यही चाह रहे हैं कि इससे कम से कम हो ताकि बिज़नेस को फैसिलिटेशन हो, बाहर का इन्वेस्टर को इंटरेस्ट हो और इंडस्ट्री यहाँ ज़्यादा लगे, ग्रोथ हो और कारोबार में तरक्की हो। लेकिन क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF भी इस बात को बड़ा कंसीडर कर रहा है, वो कहता है अगर आप रेट कम कर देंगे, एकदम ज़्यादा कम कर देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन को किसी सूरत में भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। सही। तो कैसा इससे जो हमारा एग्जिस्टिंग इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल का सेक्टर, वो बड़ा मुतासर हो रहा है। एक तवील अरसे से हम 17.5 अरब डॉलर के ऊपर खड़े हुए हैं, हम उसमें एक 20 अरब डॉलर का बैरियर नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये क्या किया, मैं हूँ बिजनेसमैन और उनको नुमाइंदगी करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या किया। हमने टर्फ में 3 अरब डॉलर ले लिए। रज़ा बाकर साहब जब गवर्नर थे स्टेट बैंक PTI के दौर में, उन्होंने 150 अमीर आदमियों को 3 अरब डॉलर लुटा दिए। उस वक़्त रेट था 110 रुपये डॉलर और 10 साल के लिए इंटरेस्ट रेट भी 0%, 0। उन्होंने कहा जी हम इंडस्ट्री लगाएंगे और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। तो हम भी तो ट्रेडर अपना ख्याल करें ना, जब बिजनेसमैन भी ख्याल नहीं करेगा मुल्क का, उन्होंने किधर गया, वो एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी। जब इतनी इंडस्ट्री 3 अरब डॉलर, हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का डर हो गया और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मैंने बार बार स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन था, तो आपको याद होगा कि बार बार कहता रहा, रज़ा बाकर से भी कहता रहा, उमर साहब से भी कहता रहा, हमारे मौजूदा जो गवर्नर है, कि भाई वो लोगों के नाम तो डिस्क्लोज करो जिन्होंने उनको, और उनकी इंक्वायरी तो करो, उनका पूरा मेरे कोलीग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के लिए बेहतर ये है कि आप ये तो चेक करो ना कि अकाउंटेबिलिटी के सही पैसा लगा कि नहीं लगा, मशीनरी प्रॉपर आई कि नहीं आई, ओवर इन्वाइसिंग तो नहीं हुई उस पर, या प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद ली गई, या बैंकों में तो पैसा नहीं रख दिया गया। 0% पे बगैर सोचे समझे 3 अरब डॉलर 150 अमीर लोगों को 10 साल के लिए फ्री दे दिया गया।
आज वही रेट 110 की बजाय 280 रुपए डॉलर है और उस रेट पे लोग ले रहे हैं। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने है, अभी कम करके हमने 9.5 की है, उनको 0 पे मिला हुआ है। और फिर वो मशीनरी क्यों नहीं आई और उसकी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी? तो हम लोगों को भी चाहिए, मुल्क जो सबसे पहले है, पाकिस्तान सबसे पहले है, तो हम दोनों साइडों से हुकूमत को भी चाहिए तो फैसिलिटेट ज़्यादा करें। मैं इस वक्त उन लोगों में हूँ जो दोनों साइडों पे हूँ, इसलिए मैं दोनों साइडों को देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ दोनों जगह गलतियाँ हुई हैं। हुकूमत ने, उनके यहाँ ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत तवज्जो नहीं की और वो खामखा की रुकावटें लोगों को डाली, फैसिलिटेट नहीं किया। FBR को देख लें, FBR से बंदा डरता है, कोई भी कारोबारी खुश नहीं है FBR से, हालांकि उनके यहाँ तवज्जो करी। वो सिर्फ हमेशा पाकिस्तान की तारीख में 78 साल FBR जो है वो रेवेन्यू का हासिल करने की तरफ तवज्जो की है। मैं खुद 1980 में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की टैक्सेशन और कस्टम कमेटी का चेयरमैन था। आज से कोई 45 साल पहले। तो मैं तो उस वक्त से देख रहा हूँ FBR को, उसकी तवज्जो सिर्फ ये है कि टैक्स ज़्यादा वसूल किस तरह करना है, और दुनिया में दूसरे मुल्कों की तवज्जो क्या रही है कि फैसिलिटेट किस तरह करना है। मैंने कोरिया को देखा, जब शुरू में उनसे बिजनेस शुरू किए, कोटरा उनकी कंपनी थी जिसने फैसिलिटेशन शुरू की। और दूसरी तरफ जब ताजरों को पैसे मिले या बिजनेसमैनों को मिले, जो टेक्सटाइल की आप बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा कर्जा ये $3 अरब में टेक्सटाइल को मिला, तो चाहिए थी नहीं कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ती, वो मशीनरी किधर गई और क्यों नहीं उसने एक्सपोर्ट बढ़ाई? तो हम खुद भी तो देखिए ना, मुल्क को सबसे पहले ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है दुबई में, तो ये क्यों हुई है इन्वेस्टमेंट? पाकिस्तान को छोड़ के दुबई में इन्वेस्टमेंट हो रही है क्योंकि टैक्स नहीं दिया गया। ज़्यादातर सही लोग भी होंगे, मैं कोई सबकी बात नहीं करता, मैं ये करता हूँ कि ये क्या हुआ। अगर आप टैक्स को, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, कि उनको भी चाहिए कि प्रॉपर टैक्स भी दे, अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी करे, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अनड्यू किसी को हैरास ना करे। सही। तो ये तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। इकानमी हमने 78 साल में क्या रिजल्ट दिया? देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, चाइना में पहली बार गया 72 में, तो यकीन जानिए कि वो मुझे मेरी शक्ल देखने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठे, या लोगों की, पाकिस्तानियों की शक्ल देखने के लिए, हम बिजनेसमैन जाते थे कराची और लाहौर से, तो हमें देखने के लिए ठट लोगों के लग लेते थे ये कौन से लोग हैं। ना उन्होंने टीवी उनके पास था, उन्होंने दुनिया के लोग देखे ही नहीं हुए थे, एक कार उनके पास नहीं थी, और आज दुनिया की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ उनके पास है। उनके यहाँ तो जमहूरियत नहीं है ना, उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया ना। तो सब ने मेहनत हमने करनी है, अभी भी ठान ले, मुल्क सबसे पहले है, कीमती हमारा बहुत यहाँ पे मुल्क में सरमाया भी लगा हुआ है। और क्या किया, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में कोई 5-6 हज़ार इस वक्त करोड़ रुपया, 5-6 हज़ार अरब रुपया इन्वेस्ट हुआ है स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में। और हर साल वो जो सारे बड़े काबिल और एक्सपर्ट उसके है, वो 800 अरब रुपए का खसारा निकालते हैं, घाटा निकालते हैं। मैं अपने बच्चे को अगर कोई 50 लाख रुपया देता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ ना साल बाद कि तुमने रिजल्ट क्या दिया। ये इतने सालों से पैसा भी लगा हुआ है हुकूमत का, और 800 अरब रुपया सालाना वो किसका जाता है? लोगों को जाता है, फर्दर टैक्स लगाना पड़ता है। तो हमने सब ने मिल के, जब तक हम कोशिश नहीं करें कलेक्टिवली, तो तभी रेमिटेंस भी आएगी, तभी हमारा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होगी। मैंने खुद अपनी कंपनियों के लिए ना 2 डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट किए हैं। एक LG ग्रुप कोरिया को मैं यहाँ लेके आया, और मेरा केमिकल का प्लांट है हमारा यहाँ, और एक बरनास जो मलेशिया की कंपनी है, जो सबसे ज़्यादा उनकी TCP है, वो सारा चावल खरीदती है, तो उनको हम चावल बेच रहे। मकसद सिर्फ ये कि दोनों साइडों से हमने लैकिंग की है, और अब भी वक्त है, अभी हम टाइम ज़ाया कर रहे ना करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, हम तो ये मुकाबला करते हैं जब असम्बलियों में जाते हैं ना, क्यों मैं सोच के असम्बली में गया। मैं चैम्बरों, मेरी फैमिली में तो कभी कोई पॉलिटिक्स में था नहीं, और मेरे वालिद साहब भी मुझे मना करते थे। अच्छा। लेकिन मेरी कोशिश थी कि यहाँ जाके कोई देखे, उन फोरम्स में पॉलिसीज बनाएं। अब हुआ क्या है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा ना कि हम 78 साल में जो तवक्कुआत थी, जो हमारी प्लानिंग थी, और जो आजकल हम इलेक्शन लड़ के जो लोगों से वादे करते हैं,
तो वो वादे तो हमको कि तालीम हम बढ़ा देंगे, हम रोज़गार देंगे, हम महंगाई दूर करेंगे, वो वादे पूरे नहीं करते। तो हमारी जब तक हम सब मिल के मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, रिजल्ट नहीं निकलेगा ना। रिजल्ट तो तभी निकलेगा कि दोनों साइडों में लैकिंग रही। 78 साल में हमने किसी एक साल भी 10% ग्रोथ नहीं की, 6% से ऊपर ग्रोथ हमारी नहीं हुई। 60s और 70s में 6% ग्रोथ होती थी। चाइना ने 35 साल लगातार 10% से ज़्यादा यानी डबल डिजिट में ग्रोथ की है। तो तब आज उनके 70 करोड़ गरीब जो थे, जब हम सिर्फ ये बैठे हैं कि जी जमहूरियत तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है जमहूरियत, और अदालतों के फैसले भी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन चाइना को आप देख लीजिए ना, बड़ा तो तरक्की तो चाइना ने की है इन पिछले 50-60 सालों में। और मैंने खुद देखा है, उनके पास एक कार नहीं थी, जैसे मैंने आपको जिक्र किया। वो उनके पास तो लड़के और लड़कियां एक का शनाख्त करना मुश्किल था, क्योंकि एक ही किस्म के उनके बाल होते थे लड़कियों के भी, और वही मेकअप होता नहीं था उनके पास, और वो पता नहीं लगता था कि ये लड़का कौन हमारे साथ बैठा है और लड़की कौन, जो बिजनेस के लिए 2-3 इकट्ठे। तो ये केस स्टडी के तौर पे बिल्कुल मिसाल कैसा मौजूद है चंद। लेकिन एक आखिरी सवाल अगर मैं आपके सामने रखूं कि ये अब इस साल जो हुकूमत ने 1 साल पहले उड़ान पाकिस्तान प्लान अनाउंस किया अपना, इस 1 साल में ये वक्त ज़ाय हुआ है या उसके आदाफ की तरफ हम थोड़ा सा बढ़े? अगले 4 साल में क्या वो आदाफ हम हासिल कर सकेंगे जिसमें एक्सपोर्ट डबल भी करना है? हमने बड़ा सीरियसली, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था ना सारा, उसकी तरह हम बड़े हैं। हमने आदाद रखे हैं कि अगले 10 सालों में हम $1 ट्रिलियन की इकानमी हो जाएंगे, और इसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत काबिल शख्सियत है, और इसी तरह हमारी टीम पूरी है। देखिए उसकी तरफ बड़े हैं, लेकिन मैं आपको जो बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, पहले पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग लड़ती रही, अब वो PTI जो है वो वही चोर डाकू की बातें कर रही है। देखिए हमें चार्टर ऑफ इकानमी करना पड़ेगा। कोई भी लॉन्ग टर्म, ठीक है पॉलिसीज आप अपनी रखें, लेकिन चार्टर ऑफ इकानमी के बगैर कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। ये जो हम प्राइवेटाइजेशन करने जाएं, तो पीपल पार्टी तो प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ है, तो क्या करेंगे? नुकसान करते रहेंगे मुसलसल। पर जो डैम बनाने हम बना रहे थे, पार्टियाँ कंसेंसस नहीं है उसमें, तो मुल्क तो तभी आगे बढ़ता है अगर सारे मुल्क के बारे में हम सोचेंगे। ठीक, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर बराए सरमाकारी, हमारे साथ मौजूद आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 2025 से पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी करते हुए शरह सूद 10.5% मुकर्रर कर दी है। अब यह फैसला मार्केट और माशी माहिरीन की तवक्कुआत से थोड़ा मुख्तलिफ था। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि इन्फ्लेशन में नुमाया कमी के बाद शरह सूद में ज़्यादा कमी की जानी चाहिए थी। एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहते हैं कि 0.5% की कमी सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेप है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यह फैसला कारोबारी दबाव को कम करने के लिए नाकाफी है। पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक महंगाई सिंगल डिजिट होकर अब 6% के अराउंड आ चुकी है। इस सूरत हाल में इंटरेस्ट रेट कम से कम 200 बेसिस पॉइंट्स कम होकर 9% तक आनी चाहिए थी। इस वक्त पाकिस्तान का रियल इंटरेस्ट रेट 4.4% है, जो खित्ते के दीगर ममालिक यानी चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम से कहीं ज्यादा है। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से क्रेडिट ग्रोथ मुतासिर होती है। इसका बराह रास्त नुकसान हमारी इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट्स और रोज़गार को भी होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहते हैं कि खित्ते में सबसे महंगे कर्ज़ों की वजह से पाकिस्तान की जो सनती कॉम्पिटिटिवनेस है वो कमज़ोर हो रही है, और दूसरी जानिब GS ग्लोबल के मुताबिक शरह सूद में ये कमी मजमूई इक़्तिसादी सरगर्मी में कुछ बेहतरी ला सकती है। अब इस फैसले से स्टॉक मार्केट में भी हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा, जो कि गुज़िश्ता रोज़ भी उसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड रहा था, और इसकी एक वजह IMF की जानिब से $1.2 बिलियन की किस्त की मंजूरी के बाद
ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा भी है। स्टेट बैंक की हालिया रेट कट से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कर्ज़ों की दस्तियाबी में भी एक मामूली बेहतरी आ सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बेहतरी भी नाकाफ़ी है। कम शरह सूद से सस्ते कर्जे दस्तियाब होने पर सनती इदारों के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी आसान हो सकती है, जो कर्जे उनको आसानी के साथ मिल सकते हैं। इसके बावजूद 10.5% की शरह सूद अब भी इलाकाई सतह पर बहुत बुलंद है, जिससे मजमूई कौमी पैदावार में बड़ी बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती। अब कितनी गुंजाइश थी और वो गुंजाइश बिजनेस कम्युनिटी को क्यों नहीं दी गई, इस पर हम बात करेंगे। साकिब फयाज मंगू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये एक सिंबॉलिक स्टेप आपको नजर आ रहा है, 0.5% यानी आधे फीसद की इस वक्त कमी हुई है मॉनेटरी पॉलिसी में, मजीद कमी की गुंजाइश थी आपकी नज़र में? देखिए, हमें तो ये इतला थी, जब हमें ये इतला मिली कि गवर्नमेंट जो है वो इस मरतबा बेसिक पॉइंट में कमी करने जा रही है, तो हमें तो बिल्कुल बल्कि एक बहुत ही खुशी की लहर दौड़ गई थी कि वही जो हमारा मुतालबा है कि इसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। लेकिन सिर्फ जो है वो 50 बेसिक पॉइंट जो है वो अब किए, तो मेरे ख्याल में ये नाकाफी है और इसका कोई खातिर ख्वाह इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें अपनी इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ चाहते हैं, उसकी एक्सपेंशन चाहते हैं, तो हमें जो है वो उनको एक्सेस देना होगा फाइनेंस की। और ये फाइनेंस इतनी हैवी कॉस्ट की, जो ये फाइनेंशियल कॉस्ट है, मेरे ख्याल में कोई भी इंडस्ट्री ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले ही इलेक्ट्रिक प्राइसेस जो हैं वो रीजन की सबसे हाई इलेक्ट्रिक प्राइसेस पे कर रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि रीजन के हाई इलेक्ट्रिक प्राइसेस भी पे करें, रीजन के हाई फाइनेंशियल कॉस्ट भी पे करें, फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उसको प्रॉब्लम हो, ईज ऑफ पेइंग एक्सेस भी ना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी ना हो, और हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ कर जाए। तो हमें ये तमाम चीज़ों को देखना होगा कि हम लोग ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग इस पे फोकस करें, गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी। और जैसे कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहले भी कितनी मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर को भी, कॉमर्स मिनिस्टर को भी, और ये तमाम जो मिनिस्टर्स हमारे पास आते हैं वो भी इसी हक में, अभी जैसे एसआर अहमद शेख साहब भी बात कर रहे थे, वो तमाम मुत्तफिक हैं, जो हम बातें करते हैं वो उनसे मुत्तफिक हैं कि ये पॉलिसीज होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में ये फौरी तौर पे अब जो है ये इकदाम करने होंगे कि ताकि हमारी इतनी जबरदस्त पाकिस्तान का नाम, ऑलरेडी हमारी जो नाम है वो बहुत ही अब लोग जो हैं हमसे काम करना चाहते हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ आ रही है, तो हमें अपनी फौरी तौर पे तमाम पॉलिसीज को ठीक करना होगा ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, हमारी इंडस्ट्री को ग्रोथ हो सके। ये जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है, जब तक ये उसको ये इंसेंटिव्स या उसका ड्यू रिलीफ नहीं मिलेगा, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकेंगे? अभी बड़ी अच्छी उम्मीदें कैसर अहमद साहब ने भी दिलाई कि अगले साल 2 साल में बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन वो उसी वक्त आएगी जब हमारा लोकल इन्वेस्टर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के इशूज़ को नहीं फेस कर रहा होगा या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इशूज़ को नहीं फेस कर रहा होगा। ये कमी आपको इन सारे मसाइल में पिछले 6 महीने में, 1 साल में कुछ नजर आई है? देखिए, ये तो मैं बिल्कुल क्लियरली बताऊं, पाकिस्तान इस वक्त लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और खास तौर पे ये मार्का हक के बाद जो पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया जो है वो अट्रैक्ट हुई है और वो काम करना चाहती है, और जो एतमाद बढ़ा है, तो इसको अब हमें कैश करवाना है। इसको हम कैश कैसे करवा सकते हैं, ये गवर्नमेंट का काम है, और हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स FPCCI के वो ऐसी मिल के ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिसमें स्टेक होल्डर को शामिल रखें। और जैसे कि अभी हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, अब वो 5 साल के लिए जो हैं वो डिफेंस फोर्सेस के अब वो हेड बन चुके हैं। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जो हैं अब, तो मेरे ख्याल में वो जो अब बहुत ही अच्छा एक मैसेज गया है तमाम बिजनेसमैन को, पूरी दुनिया को, कि पाकिस्तान में अब कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होंगी। तो अब कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जब होंगी तो फिर हम ऐसी पॉलिसी इतनी बेहतर कर लें, इतनी अच्छी बना लें जो पाकिस्तान के मफाद में है, जो इकोनॉमी जिससे बूस्ट कर सके। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा मौका पाकिस्तान को फिर कभी नहीं मिलेगा। तो साकिब साहब, ये छोटे छोटे स्टेप्स इस पर हुकूमत ले रही है, आधे फीसद की इंटरेस्ट रेट में कमी, अभी हमने देखा जो एनर्जी टैरिफ एक बड़ा इशू है हमारी इंडस्ट्री का,
उसमें भी जो एडिशनल यूजेज है उसमें थोड़ी सी उसके टैरिफ में कमी की गई है। तो ये जो इकदाम हो रहे हैं इससे इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी ओवरऑल मुतमईन है या अभी हुकूमत को मजीद कुछ सपोर्ट करने की? देखें, जो आपने कहा ना कि जो एनर्जी प्राइसेस में, इलेक्ट्रिक प्राइसेस में जो ये कुछ एडजस्टमेंट की गई है, मैं तो इसको और आगे मजीद इसकी में ये प्राइसेस को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। देखें, आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जब आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं तो वो उसकी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, और जब कंजम्पशन कम हो जाएगी तो कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो मजीद बढ़ जाएंगे। तो मैं इसको आगे इस टैरिफ को कम नहीं मजीद बढ़ते हुए देख रहा हूं। मैं जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस जो हैं उसको मैं बढ़ते हुए देख रहा हूं कि आगे ये, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं चल रही, आपकी इंडस्ट्री की जो कंजम्पशन है वो इलेक्ट्रिसिटी की वो कम से कम होती जा रही है। तो हमें सबसे पहले इसी बात पर जो है फोकस करना होगा कि हम इलेक्ट्रिक प्राइसेस को कम करें ताकि इंडस्ट्रीज चलें, वो इंडस्ट्री हमारी इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें, वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें। देखिए, हमारे पास वाहिद हल सिर्फ यही है कि इंडस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करे, अपनी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। तो उसको ये फैसिलिटेट करें कि अभी जो प्राइसेस हैं वो कम कर दें ताकि वो उसको कंज्यूम करके कि कैपेसिटी चार्जेस हमें ना बढ़ाने पड़े। तो ये एक वाहिद हल है कि हमें गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वरना ये इसी तरह ये खेल होता रहेगा कि कभी प्राइसेस कम होंगी तो एनर्जी, अगर इतनी प्रोडक्शन नहीं होगी या इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो फिर कैपेसिटी चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो इसी में हम लोग उलझे रहेंगे और हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर सकेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब फयाज मगू साहब, एक्टिंग प्रेसिडेंट FPCC मौजूद थे। गवर्नमेंट ने जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए उसमें मजीद कुछ इकदाम का वो इजाफा चाहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त ये इजाफा चाहती है। अब देखते हैं कि हुकूमत कितना आगे चलकर इस बिजनेस कम्युनिटी को जो इंसेंटिव या रिलीफ दे पाने में कामयाब होती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।